ये घटना है 14 जुलाई 1518 की। फ्रांस में मौजूद एक छोटा सा शहर स्ट्रासबर्ग की एक अनजान गली में रहने वाली फ्राउ ट्रोफिया नाम की एक महिला अचानक अपने घर से बाहर निकलकर डांस करने लग जाती है। ना कोई त्योहार, ना कोई संगीत और ना कोई जश्न का माहौल। बिना किसी वजह वो महिला बस अपनी ही धुन में नाचे जा रही थी, मानो जैसे उसके शरीर पर किसी और ने कब्जा कर लिया हो। फ्राउ ट्रोफिया की इस हरकत को देखकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और उसे हैरान नजरों से देखने लग जाते हैं। उसका अजीब सा डांस देखकर लोगों को लगा कि शायद वो शराब के नशे में है, इसलिए वह ऐसी हरकतें कर रही है। कुछ लोगों ने तो उसे पागल तक घोषित कर दिया, लेकिन उसकी अजीब हरकतों का असल सच अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ था। सुबह से शाम हो गया, लेकिन उसका डांस थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन कुछ समय बाद थकावट की वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और तब फ्राउ ट्रोफिया के पति उसे घर ले जाते हैं। लेकिन हद पार तो तब हो जाती है जब अगले सुबह वो उठते ही फिर से बेतहाशा नाचने लग जाती है। अब फ्राउ ट्रोफिया की ऐसी हालत देखकर उसका पति घबरा जाता है और हैरान परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर के पास पहुंचने पर उसे एक बहुत ही शॉकिंग बात का पता चलता है। असल में फ्राउ ट्रोफिया के अलावा लगभग 15 से 20 लोग इस डांसिंग बीमारी का शिकार ऑलरेडी हो चुके थे, जहां लोग ना चाहते हुए भी बिना रुके डांस किए जा रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई लोगों को डांस करते करते अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इस बीमारी की सबसे डरावनी बात तो ये थी कि इसका इलाज डॉक्टरों के पास भी मौजूद नहीं था और ये पूरे शहर में वायरस की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता जा रहा था। एक हफ्ते के अंदर लगभग 30 से 35 केसेस सामने आ चुके थे। लोगों में घबराहट और डर का एहसास होने लगा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये अजीब घटनाएं क्यों हो रही थी। असल में ये एक बीमारी थी, श्राप था, या फिर कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर जिसे डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, कितने लोगों की जाने गई और आखिरकार कैसे लोगों ने इस भयानक महामारी का सामना किया, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इतिहास के पन्नों में छिपे इस अद्भुत घटना के रहस्य से पर्दा हटाते हैं आज के इस वीडियो में। जुलाई 1518। इस पूरे घटना का मुख्य किरदार फ्राउ ट्रोफिया को ही माना जाता है, क्योंकि दावे के अनुसार इस विचित्र बीमारी का सबसे पहला शिकार फ्राउ ट्रोफिया ही बनी थी। इस बात को पैरासेल्सस नाम के एक साइंटिस्ट ने कंफर्म किया था। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जब फ्राउ ट्रोफिया ने डांस करना स्टार्ट किया था, उस समय कुछ लोगों के द्वारा उसके अजीब से डांस की नकल करने की भी कोशिश की गई थी, जिस कारण वो लोग भी इस बीमारी की चपेट में आ चुके थे। ये बात खुद में ही काफी शॉकिंग थी, लेकिन इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। अब समस्या तो काफी बड़ी थी, लेकिन इसका समाधान एक भी नहीं। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है तो उसके रूट कॉज का पता लगाना काफी जरूरी हो जाता है। लेकिन इस केस में इसके रूट कॉज का पता लगाना मानो लोहे के चने चबाने के समान था। यह रहस्यमयी बीमारी उस समय एक ऐसी पहेली बनती जा रही थी जिसे आम लोग न समझ पा रहे थे और ना ही डॉक्टर्स और साइंटिस्ट सुलझा पा रहे थे। लेकिन सालों गुजरने के बाद हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स के द्वारा इस बीमारी से जुड़े कुछ ऐसे शॉकिंग खुलासे किए गए जो वाकई में हैरान करने वाली थी। बिन्सवेंगर और मैरी किल्बर्न जैसे रिसर्चर्स का मानना था कि इस बीमारी की शुरुआत एर्गोट पॉइजनिंग की वजह से हुई थी। दोस्तों, असल में एर्गोट एक तरह का टॉक्सिक फंगाई होता है जो ज्यादातर गेहूं और मक्के जैसे अनाज के फसलों में पाया जाता है। इस फंगाई के अंदर एल्कोलॉइड्स नाम का एक जहरीला केमिकल प्रोड्यूस होता है। इन केस अगर कोई इंसान इसे कंज्यूम कर लेता है तो ये फंगस उस इंसान की दिमाग पर किसी ड्रग्स की तरह असर करने लगता है। हैलुसिनेशन जैसे कंडीशंस पैदा होने लगते हैं और मसल्स में स्पैज़म्स होने लगते हैं, जिसके कारण वो खुद अपने ही शरीर पर से कंट्रोल खो देते हैं। एग्जैक्टली यही कंडीशन फ्राउ ट्रोफिया के केस में बताया जाता है। ऐसा स्पेकुलेट किया जाता है कि उसने एर्गोट फंगस से इन्फेक्टेड ब्रेड या किसी अन्य तरह का खाना खा लिया था, जिसके बाद से वह इस तरह की अजीब हरकतें करने लगी थी। लेकिन अगर हम समय में थोड़ा आगे चले, यानी कि साल 2008, एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन और रिसर्चर जॉन वॉलर ने एर्गोट पॉइजनिंग थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया।
क्योंकि उनका मानना था कि यह घटना एर्गोट पॉइजनिंग का नहीं बल्कि मास साइकोजेनिक इलनेस का नतीजा था, यानी कि मास हिस्टेरिया। जॉन वॉलर ने डांसिंग प्लेग पर बेहद बारीकी और गहराई से रिसर्च किया था, जिसके बाद उन्होंने इस घटना पर आधारित एक बुक भी पब्लिश किया जिसका नाम है अ टाइम टू डांस अ टाइम टू डाई। इस किताब के अनुसार जॉन वॉलर का कहना था कि जिस इलाके से इस घटना की शुरुआत हुई थी वहाँ के लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे। साथ ही वे लंबे समय से भूखमरी और सूखे जैसी हालातों से गुजर रहे थे, जिसके वजह से उनके दिमाग पर मानसिक समस्याओं का गहरा असर पड़ने लगा था। इसलिए स्ट्रासबर्ग के लोग इस तरह से नाचने लगे थे, जिसका अंदाजा उन्हें खुद भी नहीं था कि आखिर वो कर क्या रहे थे। अब जो तीसरा वजह यहाँ बताया जाता है वो बेहद दिलचस्प है, लेकिन उस पर यकीन करना काफी मुश्किल है। जैसा कि जॉन वॉलर ने अपनी किताब में जिक्र किया था, स्ट्रासबर्ग के लोग काफी अंधविश्वासी थे, इसलिए वहाँ के लोग मानते थे कि इस बीमारी के विक्टिम्स किसी आत्मा या शैतान के कब्जे में हैं। उस समय बिना मेडिकल नॉलेज के लोग ऐसे अनयूजुअल बिहेवियर्स को अक्सर आत्मा, शैतान या कहें सुपरनेचुरल शक्तियों से जोड़कर देखते थे। यही वजह थी कि इस डांसिंग एपिडेमिक को भी एक श्राप के रूप में देखा जाने लगा था। लोग अपने हिसाब से तरह तरह के थ्योरीज बनाने लगे थे। कोई कहता ये दैवीय प्रकोप है, तो कोई कहता बुरी आत्माओं का प्रभाव है। कुछ लोग इसे काले जादू या शैतानी शक्तियों का असर मानते थे, लेकिन दूर दूर तक सच्चाई का कोई सुराग नजर नहीं आ रहा था। बस चारों तरफ मानो अंधविश्वास का साया छा सा गया था और ये घातक महामारी जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैलता जा रहा था। इस बीमारी से शिकार लोगों को ना कुछ खाने का मौका मिलता और ना कुछ पीने का, जिसके कारण डिहाइड्रेशन और कमजोरी से कई लोगों की जानें चली गई। वहीं कुछ लोगों ने हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण अपनी जिंदगी खो दी। सिर्फ 2 से 3 महीनों के अंदर इस बीमारी ने 400 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना लिया था। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, इस बीमारी का कोई भी वैक्सीन या मेडिकल ट्रीटमेंट मौजूद नहीं था। तो ऐसे हालात में इस बीमारी को टैकल करने के लिए डॉक्टर्स ने सुझाव दिया कि इन्फेक्टेड लोगों को बिना रोक टोक किए ऐसे ही नाचने दिया जाए। इससे ये फायदा होगा कि जैसे ही उनका बॉडी टेम्परेचर कम होगा वो खुद ब खुद नाचना बंद कर देंगे। अब ऐसे मरीजों के लिए एक अलग तरह की व्यवस्था की गई। खाली जगहों को डांस फ्लोर में बदल दिया गया और साथ ही अलग से कुछ डांसर्स को भी बुलाया गया ताकि विक्टिम्स को और ज्यादा डांस करने के लिए उकसाया जा सके। लेकिन ये तरीका एकदम से उल्टा पड़ गया। समस्याएं हल होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई। लोग ठीक होने की बजाय और अधिक मौतों का शिकार होने लगे थे। अब लोगों के पास इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए दवा तो मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने दुआ का सहारा लिया। स्ट्रासबर्ग के लीडर्स ने इस डांसिंग प्लेग से निपटने के लिए धार्मिक प्रायश्चित का रास्ता चुना, क्योंकि लीडर्स का मानना था कि ये डिवाइन रेथ है। इसलिए उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करें। बड़ी तादाद में लोग एक साथ प्रेयर्स करने लगे और कई तरह के धार्मिक रैलीज भी आयोजित किए गए। जो पीड़ित लोग थे उन्हें संत वाइटस के चर्च ले जाया गया, जहां उनके लिए खास तरह की प्रेयर्स की गई। उन्हें धार्मिक ताबीज पहनाए गए और साथ ही प्रायश्चित करवाए गए ताकि गॉड का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए और यह महामारी खत्म हो जाए। लगभग 2 से 3 महीनों तक इस बीमारी का आतंक पूरे स्ट्रासबर्ग शहर में छाया रहा, जहां लोग लगातार नाचने के कारण थकावट, डिहाइड्रेशन और हार्ट अटैक से मारे गए और बचे हुए लोग इतने कमजोर हो गए थे कि नाचना तो दूर की बात, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इस पूरे घटना को मास हिस्टेरिया बताया गया, जो सामाजिक तनाव, भूख और मानसिक बीमारी के कारण शुरू हुआ था। लेकिन इसका अंत तब हुआ जब लोगों ने धर्म का रास्ता चुना। जब इन्फेक्टेड लोगों को प्रेयर्स में शामिल किया गया, तब जाकर उनकी मानसिक स्थिति में सुधार आया और ये बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगा। इसके साथ ही लोगों में जो उत्सुकता और जो डर का माहौल बना हुआ था वो भी खत्म होने लगा और कुछ ही हफ्तों के अंदर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया, मानो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जिस तरह से यह घटना खत्म हुई वह सच में किसी चमत्कारी बदलाव से कम नहीं था। 16th सेंचुरी में घटी इस घटना को आज के समय में द डांसिंग प्लेग कहा जाता है, जिसमें तकरीबन 400 से ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हुए थे, जिसमें मरने वालों की संख्या आज तक ठीक से पता नहीं चल पाया। लेकिन इस पूरे घटना के दौरान एक बहुत ही अजीब सी बात नोटिस की गई थी। इसकी शुरुआत और इसका अंत दोनों ही काफी मिस्टीरियस तरीके से हुआ। लोग आज तक समझ ही नहीं पाए कि एग्जैक्टली ये सब शुरू कहाँ से और खत्म कैसे हुआ।
क्या यह सच में एक मास हिस्टेरिया था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? कुछ लोग इसे डिवाइन रेथ मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसके पीछे साइंटिफिक बेस्ड रीजंस देते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी घटनाओं का लॉजिकल रिसर्च बेस्ड एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी वेल रिसर्च्ड और एंगेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।